नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हम उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं एवं अन्य कार्यक्रम देख रहे थे, इसमें हमारी पहली वीडियो आ गई है महिला एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ST, SC, OBC कल्याण योजनाएं प्रदेश में समाज कल्याण के तहत अनेक SC, ST, OBC कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें कुछ केंद्र सरकार द्वारा भी प्रायोजित है। देखते हैं। पहली योजना हमारी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2009-10 में। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास करना। जहां भी अनुसूचित जाति के ज़्यादा लोग निवास करते होंगे जिन गांवों में, उनका सर्वांगीण विकास इस योजना का लक्ष्य है। इसकी विशेषताएं हैं 50% से अधिक SC जनसंख्या वाले गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना। ठीक है, जिस गाँव की जनसंख्या 50% से ज़्यादा SC है उसको आदर्श ग्राम बनाना इस योजना का लक्ष्य है। अब यह योजना PM अभ्युदय योजना PM अजय में विलय कर दी गई है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, इसका प्रारंभ 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति समुदाय का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसकी विशेषताएं हैं केंद्र प्रायोजित योजना है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। SC बेरोजगारों को प्रशिक्षण के बाद व्यवसाय शुरू करने हेतु 50,000 या जितनी लागत लगेगी उसका 50% तक ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। इसमें सम्मिलित की गई पूर्व योजनाएं, बहुत सारी योजनाओं का विलय करके ये अभ्युदय योजना चलाई गई है। इसमें सम्मिलित योजनाएं थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता, ये तीनों इसके अंदर शामिल की गई। अगली योजना हमारी अटल आवास योजना। इसका प्रारंभ 2009 में हुआ। इसका उद्देश्य SC, ST परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। इसकी विशेषताएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवारों को, अगर वह SC, ST के लाभार्थी हैं और आवासहीन हैं तो केवल आवासहीन परिवारों को ही लाभ देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। अगली योजना है हमारी शिल्पी ग्राम योजना। इसका उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों को आय जनित रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, जैसे जो पारंपरिक शिल्पी होते थे, जैसे लोहार हो गए या ये तांबे के बर्तन बनाने वाले टमटा लोग हो गए, इन लोगों को उनकी रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं SC, ST गाँवों को शिल्पकारों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग देना। उनको प्रशिक्षण देंगे और वित्तीय सहयोग देंगे। ऊन बैंक, लकड़ी बैंक, गोदाम जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। शिल्पी कल्याण निधि की स्थापना की जाएगी, एक निधि बनाई जाएगी। एकलव्य आदर्श विद्यालय योजना, प्रारंभ इसका हुआ 1997-98 में। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना। ये EMRS स्कूल होते हैं। अभी इसकी भर्ती भी आई थी थोड़े टाइम पहले, तो ये इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे आयोग उठाता है जो चीज़ें करंट में चल रही हों उनके बारे में पूछ लेगा अंदर से। जैसे इसके अभी फॉर्म आए हैं तो उसके ध्यान में होगा कि ये फॉर्म आए थे, ये चल रहा है, तो वो जैसे इसको देखेगा तो इनसे सवाल पिकअप करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो EMRS स्कूल होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए होते हैं, ST के लिए। ठीक है, इनमें विशेषताएं होती हैं 6 से 12 तक के निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 6 से 12 तक जैसे नवोदय होते हैं वैसे ये भी होते हैं, ये बस जनजातियों के लिए होते हैं। ठीक है, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इसको संचालित करता है जनजातीय कार्य मंत्रालय। उत्तराखंड में कुल ऐसे 4 विद्यालय हैं, कालसी, चक्राता, खटीमा, बाजपुर। आप देखिए इन्हीं को क्यों लिया होगा, क्योंकि देखो कालसी और चक्राता में कौन सी जनजाति ज़्यादा रहती है, यहाँ निवास करती है जौनसारी। ठीक है, और खटीमा और बाजपुर में थारू जनजाति ज़्यादा रहती है, तो इनको तब लिया गया है। ठीक है,
तब यहाँ खोले भी गए हैं, क्योंकि वहीं ज़्यादा जनसंख्या निवास करते हैं, तो वो लोग नज़दीक भी होगा उनके। आश्रम पद्धति विद्यालय SC/ST के छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना। आश्रम होते हैं, उनमें 1 से 10 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा इन लोगों को प्रदान की जाती है। इसकी विशेषताएं होती हैं भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी, दवाइयाँ सहित संपूर्ण सुविधाएं फ्री होती हैं, इनके लिए दी जाती हैं, मतलब यहाँ। ठीक है। वर्तमान में राज्य में कुल 16 विद्यालय संचालित हैं ऐसे। राजकीय जनजाति छात्रावास, इसका उद्देश्य ST छात्रों को अध्ययन हेतु निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करना। ये गोपेश्वर चमोली में है, धारचूला में है, धनपौर देहरादून में है, और काशीपुर खटीमा उधम सिंह नगर में है। देखिए, ये भी जनजाति के लिए है, तो ज़्यादातर यहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं इन क्षेत्रों में, तब यहीं खोले गए हैं स्कूल। राजकीय आदर्श विद्यालय हरिद्वार, इसका प्रारंभ 2014-15 में किया गया। SC छात्रों को अंग्रेजी माध्यम पैटर्न का शिक्षा प्रदान करना 1 से 12 तक, मतलब इनके लिए जैसे आजकल कौन से वो आदर्श विद्यालय खुल रहे हैं ना, उसमें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है, वैसे ही ये आदर्श विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा इनको प्रदान की जाएगी। अन्य प्रमुख प्रावधान हैं उत्तराखंड SC/ST उपयोजना अधिनियम 2013, SC/ST छात्रों हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं, सिविल सेवा निःशुल्क कोचिंग। पूर्व दसम मतलब 10 से पहले जो छात्रवृत्ति दी जाती है, और 10 के बाद वाली छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं। आपको जानकारी होगी इन चीज़ों के बारे में। SC/ST कन्याओं हेतु विवाह हेतु 50,000 का अनुदान दिया जाएगा। अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है, SC के लिए 19% है, और ST के लिए 4%, OBC के लिए 14%, महिलाओं के लिए 20%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2%, समूह गौ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांगों के लिए 4%, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2.5%। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्गों का शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करना। इस मंत्रालय का गठन किया गया था अप्रैल 2012 में। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का संस्थाएं हैं इसमें। अल्पसंख्यक आयोग है जैसे, इसका गठन हुआ था 27 मई 2003 को, और इसने 29 सितंबर 2003 को काम करना शुरू किया। अगर आपने आयोग वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें डिटेल से पढ़ाई हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको। आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, तब उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें। उत्तराखंड राज्य हज समिति, ठीक है, इसके अंदर है। मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा था ये, ठीक है। तो यह निगम बनाया गया था 6 जनवरी 2005 को। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसको एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा वक्फ विकास निगम के बारे में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम समिति, मुख्य योजनाएं हैं इसमें मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, पूर्व दसम और दसमोत्तर उच्च शिक्षा सब में छात्रवृत्ति, मतलब अल्पसंख्यकों को प्रदान करना। अगर आप अल्पसंख्यक मतलब हुए जो जनसंख्या में कम है, जैसे मुस्लिम हैं और जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। इसके लिए आप मेरी उत्तराखंड में मैंने एक वीडियो कराई है जनसंख्या वाली, आप उसे देखिएगा, उसमें मैंने सब ये चीज़ें भी डिटेल में बताई हुई हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। यहाँ आप सब को पता चल जाएगा कि कौन कौन से कम हैं, जैसे जैन कम है, बौद्ध कम है, ये सब मैंने कैटेगरी वाइज उसमें बांटे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन 2012 में किया गया। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना, इसका प्रारंभ 2012-13 में किया गया। उद्देश्य इसका स्वरोजगार व विदेश एवं शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। अगली योजना हमारी सीखो और कमाओ योजना, यह 23 सितंबर 2023 को आई है। अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार सृजन का इसका उद्देश्य है।
उनको स्किल सिखाएंगे, फिर उससे वो लोग कमाएंगे। ठीक है। लाभार्थी होंगे इसके 18 से 45 वर्ष के स्किल्ड या अनस्किल्ड युवक युवतियाँ। उस्ताद योजना, उस्ताद की फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल इन ट्रेडिशनल आर्ट। इसका प्रारंभ 14 मई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प व कला का उन्नयन करना, उनको बढ़ावा देना। इसकी विशेषता है प्रशिक्षण के दौरान 3,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि इसमें प्रदान की जाएगी। जब वो लोग प्रशिक्षण देंगे तो अगर महीने का होगा तो उसमें 3 महीने के उनको रुपया दिया जाएगा। ठीक है। नई रोशनी योजना, इससे सवाल बना भी था। इसका प्रारंभ है 2012-13 में हुआ इसका प्रारंभ, और यह है इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता का विकसित करना, क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं वो अपने क्षेत्र में शिक्षा, डिजिटल, कानूनी, इन चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाती हैं इस योजना के तहत। इसमें लाभार्थी हैं हमारी 18 से 65 वर्ष की महिलाएं। रहबर योजना, इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लाभार्थी हैं 18 से 35 आयु वर्ग, मतलब इसके अंदर आएगा। और सिलाई, बुटीक, अगरबत्ती जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता इसके अंदर प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, इसका प्रारंभ 2006-07 में हुआ। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसमें शर्तें हैं 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए आयु, और वह बीपीएल परिवार का होना चाहिए। दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना व आत्मनिर्भर बनाना। इसकी संरचना दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की देखरेख में तैयार की जाती है। तीलू रौतेली पेंशन योजना, इसका प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2014 को, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसके लाभार्थी होंगे कृषि कार्य में संलग्न दिव्यांग पुरुष व महिला। आप तीलू रौतेली देखते ही इसको सीधे महिला अगर लिखा होगा पहला ऑप्शन ही उसमें लगा देंगे, अगर नीचे दिव्यांग महिला लिखा होगा तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनसे संबंधित है ये योजना। ऐसी योजनाएं फंसाने के लिए आ सकती हैं। पेंशन राशि है 1200 रुपये प्रति माह इसमें प्रदान की जाती है। इसकी शर्तें हैं 18 से 60 वर्ष आयु होनी चाहिए और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन योजना, उद्देश्य है इसका निराश्रित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसमें पेंशन दी जाती है 1500 प्रति माह। केंद्र की तरफ से 300 रुपये दिए जाते हैं और राज्य की तरफ से 1200 रुपये इसमें दिए जाते हैं। इनको सम्मिलित करके इतनी पेंशन आती है, मतलब। ठीक है। आय की सीमा है 4000 प्रति माह उसकी आय होनी चाहिए। जो दिव्यांग जो इस पेंशन को लेंगे उनकी आय सीमा 4000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। ठीक है, उतने ही तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। कृत्रिम अंग अनुदान योजना, इसमें अनुदान की राशि है 7000 रुपये। पूर्व में है 3500 रुपये थी, उसको दुगनी कर दिया गया। लाभार्थी की आय इसमें भी 4000 माह तक होनी चाहिए, तब उनको कृत्रिम अंग मिलेंगे। जैसे जो कान कम सुनता है उसको कान की मशीन दे देंगे, जिनके घुटनों में दर्द है या पाँव से चल नहीं पाते हैं उनको व्हील चेयर प्रदान करना, लाठी प्रदान करना, और भी थे इसमें भाई इतनी चीज़ें, और भी चीज़ें आप जानते ही हैं ज़्यादा। तो दिव्यांग पुरस्कार योजना, इस पुरस्कार की राशि इसमें 8000 रुपये, पूर्व में 5000 रुपये थी। इसका उद्देश्य है दिव्यांग कर्मचारी व नियोक्ताओं को सम्मानित करना। अगली योजना है हमारी दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य है इसका सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ना। अनुदान की राशि है इसमें 25,000 रुपये। आयु की सीमा है पुरुष 21 वर्ष का होना चाहिए और महिला 18 वर्ष की, और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई दिव्यांग से विवाह करता है तो उसको 25,000 रुपये इतना अनुदान राशि दी जाएगी, और उनको सामाजिक मुख्य धारा से मतलब तिरस्कृत नहीं किया जाएगा दिव्यांग हैं करके। ठीक है, तब इसमें अनुदान राशि दी जा रही है। सुगम्य भारत अभियान, इसका प्रारंभ 3 दिसंबर 2015 को हुआ। दिव्यांगजनों हेतु बाधा मुक्त
वातावरण तैयार करना इसका उद्देश्य है। जैसे कहीं जैसे वोट देने जाते हैं तो दिव्यांगों के लिए एक ऐसी सीढ़ी बना दी जाएगी जिससे कि उनको कहीं भी दिक्कत ना हो, मतलब उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। अस्पतालों में जहाँ सीढ़ी से नहीं चढ़ पाते हैं तो उनके लिए ऐसे स्लिप टाइप के बनाए रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है परिवहन प्रणाली तक पहुँच, ये जो मैं आपको बता रहा था, सूचना एवं संचार तंत्र, सार्वजनिक भवनों का अनुकूलन। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज स्वास्थ्य खराब है थोड़ा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगले क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।